नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक सेवा के क्षेत्र में हो, अन्य किसी कार्य के क्षेत्र में हो, अलग से एक मुकाम हासिल किया हो या समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, ऐसे व्यक्तियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती द्रौपदी मेघवाल जो एक बार भाजपा पार्टी की ओर से MLA भी रह चुकी हैं और इन्होंने अपने MLA रहते हुए अनेक काम भी करवाए हैं। उनसे जानेंगे कि आज फिर इस मैदान में बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग कर रही हैं और एक बार फिर MLA बनने की इच्छा रखती हैं, और इनसे जानेंगे इनके बारे में कि पार्टी के साथ में लगातार पिछले 15 से 20 साल से जुड़ी हुई हैं, अनेक पदों पर रही हैं और समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहती हैं। आज की तारीख में इनका जो इनकी छवि है बहुत ही शानदार बनी हुई है। आज अगर बात करें बीजेपी पार्टी में तो मुख्य धारा में ये हैं, तो इनसे जानेंगे इनके बारे में इन्हीं की जुबानी। तो मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपका भी, आप आए। तो मैडम, सबसे पहले तो आपकी ज़बानी आप अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए कि आप कब से आप राजनीति में आई, तो उसका क्या वजह क्या रही, क्या कारण रहा, कोई घटना घटी या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कोई आपके संस्कार थे जिस वजह से आप राजनीति में आई, क्या कारण रहा? देखो, 2005 में हमारे गांव में चुनाव था, ऐसी महिला रिजर्वेशन होया, तो उसकी वजह से हमारे गांव में सरपंच का चुनाव आया। तो वो उस वक्त महिला होने के नाते, एसी की होने के नाते मुझे आगे किया गया और मैं जीती। जीतने के बाद में मैंने देखा गांव में कि जिस घर में भी जाती, जिस वार्ड में भी जाती, तो वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग शिकायती टाइप के लोग थे। मतलब कोई भी काम के लिए जाओ तो हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हमारी गली पक्की नहीं हुई, हमारे नाली नहीं बनी, हमारे राशन कार्ड नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी समस्या का रूप ले रखा था। तो मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा भी चलो गांव में सरपंच है और सरपंच का काम यही होता है भी गांव में सुविधा दिलाई जाए। तो 5 साल के कार्यकाल में मैंने हमारे गांव के अंदर एक उदाहरण बनकर काम किया और जनता का काम करवाया। पक्की गलियां भी पक्की करवाई, राशन कार्ड वितरण करवाए, मकान बनवाए, बहुत सारे काम है ऐसे जो मैंने करवाए। पक्के खाड़े बनवाए, पहले पक्के खाड़े नहीं बनते थे, पंचायत द्वारा मैंने शुरुआत करवाई। तो उससे गांव को लगा कि हाँ, ये काम अच्छा करती है, हमारे बीच में रहती है, हमारी सुनवाई करती है। फिर जैसे चुनाव आया MLA का, तो गाँव वालों की सपोर्ट की वजह से मैं आगे शुरुआत कर दी। फिर मुझे महिला मोर्चा का दायित्व मिला पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी से। तो फिर महिला मोर्चा होने के नाते महिलाओं के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, तो उनको भी सुविधा मिले, लड़कियों को पढ़ने की सुविधा मिले, पढ़ाई जाए, उनको आगे बढ़ाई जाए। ऐसे धीरे धीरे आगे करते गए, हमारी टीम बढ़ती गई। आगे जाके पहली वहाँ की टिकट मिल गई बीजेपी से जीत गए। जीतने के बाद में मैंने 5 मुद्दे लिए थे बड़े बड़े, जो चुनाव से पहले घोषणा होती है। तो उसमें एक तो सबसे बड़ा था हमारा सेमग्रस्त एरिया है, तो वो सेम जड़ से ख़त्म करना, क्योंकि 40-50 सालों से लोग पीड़ित थे। तो वहाँ की सेम का वो पानी उठवाया पंप लगवा के, जहाँ गांव वाले चाह रहे थे कि हमारे बड़ोपड़ में पंप लगे तो ये पानी है जो बाहर जा सकता था। हमने बड़ोपड़ में पंप लगवाया, पंप चालू करवाया। अब वहाँ फसलें लहरा रही है, अच्छे मतलब 40-50 साल बाद में अब वहाँ फसलें हो रही है। तो किसान भाई भी खुश है कि ठीक है कि ये सेम का काम हटा है, तो हमारी ज़मीन, बंजर पड़ी ज़मीन है, वो वापस सुधार हो रही है। और उसके अंदर अभी और भी काम करवाने वाले हैं, जिसमें पक्के खाड़े करवाने, नक्शा बनवाना, क्योंकि 40 साल जब कोई चीज़ बंजर पड़ी होती है ना, तो उसका नक्शा चेंज हो जाता है। तो वहाँ से मतलब सड़कें बनवानी, खाड़े बनवाने, तो ये काम भी है। तो इस बार अगर मुझे मौका मिलेगा तो सेम सुधार किसानों के लिए वो काम ज़रूर करवाऊँगी मैं। और
धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, काम कराए। हमारे इधर पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है गांव के अंदर, शायद आपको भी पता है क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो। शहर में भी प्रॉब्लम है, गांव में भी, अपने एरिया में है ही, ये ज़्यादा ही है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। गांव के अंदर डिग्गियाँ जो बनी थी उनको दोबारा सही करवाई, और पीने के पानी की पाइपें डलवाई, और कुछ है जो ऊपर की जो टंकियाँ बनवाई, तो उससे पानी साफ़ आए कई गाँव में। लेकिन अभी टाइम कम होता है ना, 5 साल का, तो काम कम हुए हैं। और इस बार मौका मिला तो मेरा भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये जल जीवन मिशन के तहत गांव ढाणी ढाणी जो जल पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें अच्छी सी भूमिका निभाएंगे। और प्रत्येक ढाणी घर में अच्छा साफ पानी, स्वस्थ पानी पिलाने का जो काम पेंडिंग पड़े इन 5 सालों में, जो एकदम राजस्थान के अंदर तो ये मतलब ये मानो ना के बराबर हुआ है। लोग परेशान भी हो रहे हैं। गाँव में जाती हूँ तो वो काम हम करवाएंगे। मैडम, जैसे ये तो बात रही जो मूलभूत समस्याओं की। रावत सर और पीलीबंगा दोनों पंचायत समिति की जो ग्राम पंचायतें हैं वो इसमें आती हैं, और जो पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में ये जो सेम की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। किसी टाइम से तो कोई ऐसा भी टाइम था, काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल था जो ख़राब था, काफ़ी आपने उसको हल करवाया, या आगे पिछले दिनों भी हुआ। तो ये तो आज आप क्या मानते हैं कि कितने % हल हो चुका है और कितने % होना बाकी है, उसके बारे में थोड़ा। देखो, ये वास्तव में सही बात है। मार्ग रुके थे, मतलब सेमग्रस्त एरिया के अंदर जो गांव से गांव जाने की जो सड़कें थी वो बंद हो चुकी थी। बहुत बड़ा एरिया मतलब प्रभावित हुआ है, इससे नुकसान भी भुगते हैं। और मैंने 95% काम करवा दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ, अब 5 साल के अंदर वापस वो समस्या वो टस से मस वहीं पड़ी है। अभी तक कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, और मुझे मौका मिलेगा तो दोबारा वो शुरू करवाएंगे। और वहाँ से पानी है जो हमारा था बेड़ताल तक, सेम नाला बनवा के वहाँ उस पानी को घग्गर नदी फ्लड के अंदर डाल के बेड़ताल तक पानी पहुँचाया जाए। और वो ही पानी अगर थोड़ा सा आगे चल जाएगा तो जैसे ज़मीन के अंदर वो चेंज होगा, वैसे ही वो पानी मीठा हो जाएगा, तो वो गांव वाले उठा भी लेंगे पानी सिंचाई के लिए, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो मैडम, अब बात करेंगे, ये तो रही मूलभूत समस्याओं की बात। अब बात करेंगे आज के युवा वर्ग की। आज का जो युवा वर्ग है वो किसी न किसी कारणवश भटक गया है, वो गलत रास्ते पर पड़ गया है, चाहे वो नशे को लेकर हो, या चाहे आजकल जो जैसे मोबाइल के अंदर काफ़ी कुछ असामाजिक चीज़ें आती हैं उसमें भटक गया है, या अन्य किसी कारणों से भटक गया है। अपने जो एरिया के अंदर भी काफ़ी नशा काफ़ी हद तक बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि अपने क्या है कि पंजाब हरियाणा के एक बॉर्डर पर भी है ये जो विधानसभा क्षेत्र है। अनेक तरह की समस्याएं युवाओं में ये देखने को मिल रही हैं। तो युवाओं के सामने अपने आप को आप कैसे आइकॉन साबित करेंगे, और उनको कैसे इस नशे से दूर रखने के लिए आप प्रयास करेंगी, उसके क्या रहेगा? ये नशा जो बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण गरीबी का है। हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा ये है कि लोग बेरोज़गार हैं। और बेरोज़गार अगर कोई युवा अवस्था में कोई 18-20 साल का बच्चा होता है और उसको जब अपने पैरों पे खड़े होने का टाइम आता है तो आर्थिक स्थिति उनको मार देती है। और पढ़ाई भी इतनी महंगी हो चुकी है, पढ़ाई में भी खूब सारा खर्चा लगता है, घर इतना कमज़ोर होता है कि वो सक्षम नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी संगत में पड़ जाता है जिससे वो ये सोचता है कि चलो ठीक है जो होगा वो टेंशन से तो बाहर निकले। अब टेंशन से बाहर निकले तो वो नशे की तरफ भाग जाता है। अब आजकल सरकार ने भी वो कर रखे हैं कि बच्चे 2 ही पैदा करो। अब 1-1, 2-2 घरों में बच्चे हैं, चाहे वो आपके ले लो, चाहे मेरे ले लो, चाहे समाज में कहीं भी ले लो, हमारे 2 बच्चों का चल रहा है। उनमें ही अगर ऐसी नशे प्रवृत्ति में बच्चे डल रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं, मतलब ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। तो सरकार से मैं तो गुहार भी लगाऊंगी कि इस स्थिति को वास्तव में आप बारीकी से मतलब इसको देखें, और इसका जड़ से ख़त्म करने का कारण यही है कि उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मजबूती सबल प्रदान करें। बिल्कुल सही बात है। अगर रोज़गार होगा तो उसके बाद में वो सक्षम होगा तो वो गलत रास्ते पर भटकेगा नहीं युवा। तो मैडम, अब बात करेंगे, बात करिए आपने जैसे बेरोज़गारी की। आज का जो युवा बेरोज़गार है उस वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं, युवा जो है भटक रहा है।
एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। आमतौर पर क्या है कि जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो हैं वो खुली हुई हैं। आज उसमें युवा वर्ग जो आज पिछले 15-15 सालों से या 10 सालों से, कोई 20 सालों से लगातार नौकरी कर रहे हैं, उनकी कंडीशन ऐसी हो चली है कि उनको वेतन तक मिलना मुश्किल हो जाता है। कई समितियों में तो ये हालात हैं। और हम देखते हैं कि विशेष रूप से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ऐसी समितियों में कई घोटाले भी सामने आ जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर मान लो अगर 100 समितियाँ हैं तो उसमें अगर एक ने घोटाला कर दिया तो बाकी 99 भी बदनाम हो जाते हैं। ये डिपार्टमेंट काफ़ी हताश है। ये जो कर्मचारी वर्ग है ये आस लगा के बैठा है कि कोई जनप्रतिनिधि आए और उनके इस डिपार्टमेंट का भला करवाए। पिछले कभी बीजेपी की सरकार आ जाती है, कभी कांग्रेस की सरकार आ जाती है। पिछले जब से बड़ी ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी से पहले का ये डिपार्टमेंट है। ये समितियां आज़ादी से पहले की चल रही हैं और उसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो आज भी वेतन को तरस रहे हैं। कोई किसी के यहाँ समिति सक्षम है तो वेतन ले पा रहा है और जो सक्षम नहीं है वो नहीं ले पा रहा है। और सरकार अपने आप को लाने के लिए कहीं ना कहीं कई बार वो ऋण माफ़ी की योजना ला देती हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो जो ऋण की जो योजना चल रही होती है, समितियों का एक खर्चा निकलने वाला काम हो रहा होता है। जब ये ऋण माफ़ी आ जाती है तो वो जीरो पे वापस बैकफुट पे आ जाती है। उसके बाद में वेतन को लेके फिर समस्या आती है और समितियाँ जो है वो घाटे में चली जाती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इस कर्मचारी वर्ग के बारे में आप अगर बनते हैं, आप अगर MLA की सीट पर एक बार फिर आप बैठते हैं तो इनके लिए आप क्या करेंगे और ये इस डिपार्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और ये वास्तव में ही इसीलिए आपको मान लो ये कहा जाता है कि आप देश का चौथा स्तंभ हो और होनी चाहिए। खुशी की बात है। मैंने इतने मतलब पहले तो मैं आपकी ये आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने इतना सुंदर प्रश्न जो पूछा है और अपन अगर करेंगे ना ये चीज़ तब भी इन पे गहराई से जाएंगे। ये सत्य बात है कि आज़ादी से पहले की सोसाइटियाँ चल रही है ये अपने गाँव के अंदर और वो सोसाइटियाँ इसलिए चल रही हैं कि किसानों को राहत देने के लिए भी थोड़ा सा लाभ हम दे दें सोसाइटियों द्वारा तो वो उभर सके। कोई बेटी की शादी करवानी हो, कोई कर्जे से हो, कोई ज़मीन लेनी हो तो वो पैसों उनमें सदुपयोग कर ले, धीरे धीरे वापस वो सोसाइटी में जमा करवाता जाए। और वहाँ बहुत सारे ग्रामीण उसी गांव के लोग उसमें सोसाइटी में काम करते हैं। मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं इसके ऊपर गौर करूँगी। जो भाई उस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी वर्ग हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरा लाभ दिलवाएंगे जो उनका बनता है। सरकारी कर्मचारियों का जितना बनता है उतना ही हम उनके लिए करवाएंगे। वैसे भी कहते हैं भी एक तरफ तो रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ ये रोज़गार इनको मिला हुआ है फिर भी ये परेशान है। तो बेरोज़गार कहाँ जाएं और रोज़गार कहाँ जाएं? ये रोज़गार ही अगर मान लो यही अगर परेशान है तो बेरोज़गारों का तो परेशान होना नेचुरल है। तो अब ये जो जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उनको आगे बढ़ाने का काम इन पैक्स जो समितियों के थ्रू ही होता है और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं इसी लालच में कि कभी ना कभी तो हमारी सुनवाई होगी, इसी आस में बैठे हैं। अब मैडम बात करेंगे समस्याओं की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। एक मुद्दा जो मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे चाहे शहर हो चाहे गांव हो, आज बात करते हैं चाहे अपने रावतसर की बात करें या पीलीबंगा की बात करें, बरसात आती है जब तो बाढ़ के हालात बन जाते हैं। शहरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी निकासी को लेके कोई व्यवस्था नहीं है। अब आम आदमी अभी पिछले कुछ टाइम पहले जब बाढ़ आई थी तो लोगों के गलियों में पानी भर गया, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, लोगों की नींवों की दरारें हिल गई और अनेक तरह की समस्याएं। उनको मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, ये निर्धारण ही नहीं हुआ कि किसी को मुआवजा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और ये भी एक सच्चाई है भी सरकार किस किस को मुआवजा दे, लेकिन व्यवस्था करने का काम होता है क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का। क्या पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता जो आज का जो राजनीतिक वर्ग है, जो राजनेता है, वो इतनी सी व्यवस्था भी नहीं कर सकता कि मतलब इतनी बाढ़ आ जाए और इतना पानी इकट्ठा हो जाए और 15-15 दिन तक पानी इकट्ठा रह जाए। बहुत ही शर्म वाली बात है कि मतलब प्रशासन को उन्होंने देख के उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। भले इग्नोर नहीं किया हो लेकिन हल तो नहीं किया ना।
आम आदमी ये उम्मीद लगाता है कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण सरकार करेगी, राजनेता करेंगे, प्रशासन करेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये वास्तव में ये आपने क्वेश्चन भी अच्छा किया है, प्रश्न भी अच्छा किया है कि हमारे जैसे रावसर के अंदर बारिश आ जाती है, पीलीवा में बारिश आ जाती है, 2-2, 3-3 अंगुल भी बारिश आती है तो पानी लबालब हो जाता है, दुकानें डूब जाती है। और आप अभी आए हो तो बाज़ार आप जाके देखना, दुकानें वाकई में ख़राब हुई पड़ी है और लोग दुकानें ऊंची उठा रहे हैं, गली नीचे कर रखी है, दुकानें ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन कई लोग सक्षम है, कई नहीं सक्षम है, कई कमज़ोर वर्ग के भी है दुकानदार, तो वो ऊंची दुकान नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने भी 4 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे कि बारिश का पानी है उसके लिए अलग से सिस्टम बनाया जाए और उससे फिल्टर करके पानी को कुछ पीने के काम आ जाए, कुछ किसान भाइयों के काम आ जाए ये। लेकिन हमारे नगर पालिका में बोर्ड नहीं होने की वजह से वो ऐसे धूमिल हो गया, मतलब नक्शा चेंज कर दिया गया और वो उसको नहीं किया गया। ये मेरे ध्यान में है ये मुद्दा। इस बार मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं दोनों नगर पालिकाओं के लिए यही काम करूँगी कि बारिश पानी निकासी के लिए हमेशा से उसको मतलब अंदर पाइपें डाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। दूसरा, जो घरों में जो पानी है, पीने की जो पानी की प्रॉब्लम है वो भी है कि 40 साल पुरानी पाइपें नीचे दबी हुई है, सीमेंट की पाइपें, तो उससे क्या लीकेज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो घरों में पानी गंदा पानी चला जाता है, तो उससे भी मतलब बीमारी होने का डर रहता है। तो वो भी इस बार हम हल करेंगे कि शुद्ध पानी मिले और बारिश का पानी है उसकी निकासी के लिए व्यवस्था करवाएंगे, दोनों नगर पालिका में करवाएंगे, ये पक्का वादा है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे अब क्या होता है कि सरकार अपनी तरफ से सड़क बनाने का काम करती है, या तो जो सड़क बनती है वो बनते बनते ही टूट जाती है। वो भी किसी राजनेता ने बोला था कि 25 करोड़ रुपए की सड़क जो है वो बनती है और 25 दिन नहीं चलती है। और दूसरा, जो सड़क बनती है वो सड़क को जो पुरानी सड़क है उसको तोड़ के नहीं बनाया जाता, उसको ऊपर बनाया जाता है। लोगों के मकान घर नीचे रह जाते हैं और सड़कें ऊंची हो जाती हैं और अनेक तरह की और उस जो सक्षम है वो ऊंचा मकान तोड़ के बना लेता है। जो सक्षम नहीं है वो बेचारा या तो मकान बेच के जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा और सस्ते में बेच के उसको जाना मजबूरी हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये काम तो हमारा ही है, जनप्रतिनिधियों का ही। अब वार्ड के अंदर जनप्रतिनिधि जैसे हम एमएलए हैं या सांसद है तो वो क्या पैसे मंजूर करवा देते हैं, लेकिन नीचे काम होता है पालिका का, ग्राम पंचायत का, तो उनका काम है कि वो वार्ड पार्षद हो चाहे वार्ड पंच हो, वो उस एरिया का ध्यान रखे कि हमारे यहाँ सड़क बन रही है तो वो क्या बजट से सारा खाका देखना चाहिए उनको कि किस तरह से ये सड़क बन रही है। उनकी नालियाँ भी इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ की, कि बारिश का पानी आए या सीवरेज का पानी जाए उस नाली से तो दोनों एक साथ चला जाए। और सड़क का लेवल भी घरों के लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कुछ घर ऊंचे नीचे बसे हुए हैं, जैसे नीचे से बस्ती ऐसी है, सब मतलब धरती ऐसी है, कहीं ऊंची जगह आ जाती है, कहीं नीचे जगह आ जाती है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। ये वहाँ पे भी करवाना चाहिए, ये भी सही है। अब इसके बाद में मैडम बात करेंगे कि शिक्षा को लेके, चाहे वो बालिका शिक्षा हो चाहे बच्चों के जो बॉयज़ हैं लड़के हैं उनकी शिक्षा हो। आज बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन जो आज का जो बालक है, जो लड़का है, उसकी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज आपने अगर बात करें इस पीलीभंगा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, तो इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसा है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो हमारे एरिए में हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ जिला दोनों ही पढ़ाई के मामले में टॉप है। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है कि जिसका बच्चा पढ़ता ना हो। हाँ, ये सही है कि बालिका पे भी जोर दिया जाए और लड़कों पे भी जोर दिया जाए, दोनों इक्वल है, दोनों को बराबर पढ़ाया जाए। इसके लिए हम मैंने सोच रखा है भी हमारे यहाँ कन्या महाविद्यालय नहीं है, तो लड़कियों के लिए आज की सिचुएशन जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मोबाइल के अंदर है, जो बच्चे सामाजिक दृष्टि से बिगड़ रहे हैं और मोबाइल ही दे दिया पढ़ने के लिए। अब दोनों चीज़ अगर मोबाइल के अंदर होगी तो वो कैसे संभव होगा? तो उसको हम ये नेटवर्क सिस्टम से मतलब जो पढ़ाया जाता है उसमें सब कुछ होता है, लेकिन कुछ टीचर्स लेक्चरार से ऐसे हो कि जो बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाए, उसके ऊपर भी जोर दिया जाएगा। सुधार करेंगे, मौका मिलेगा तो इस बार शिक्षा के ऊपर भी हम सुधार करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई का चल ज़्यादा है, सभी बच्चे पढ़ते हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का, वो बच्चे कोरा कागज़ होते हैं, उनको जो शिक्षा देंगे उनका लक्ष्य प्राप्त करने का है, वो जो टीचर उनको पढ़ाएंगे वो वैसे ही बनेंगे।
बनाएंगे। तो इस बार हम पूरा जोर देंगे कि हमारे इधर से बच्चे अच्छे निकले। इस बार जो नौकरियां जो निकल रही है उसमें भी हमारे बच्चे अव्वल आ रहे हैं। अच्छे प्रत्येक गांव के अंदर 2-2 3 बच्चे हैं, वो नौकरियां भी लग रहे हैं। और इधर माहौल वैसे ठीक है शिक्षा का, ऐसे नहीं कह सकते कि अपन कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा है, पढ़ाई कराना थोड़ा टफ काम है। बाहर बच्चों को कम भेजते हैं, लेकिन इस बार हम सुधार करके कुछ नया करके उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि उनको बाहर भी पढ़ने की सुविधा मिले ताकि वो अच्छे नागरिक बने। तो मैडम अब बात करेंगे, जैसे अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है, आचार संहिता की बात करें तो आज अभी जैसे आज 9 तारीख है, आज हम बात कर रहे हैं, संभवतः आज ही आचार संहिता लग जाएगी। और टिकट वितरण जो है बीजेपी की ओर से, आप बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में आपने अपना जो है आवेदन किया हुआ है, आपने डिमांड कर रखी है टिकट को लेके। पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, अब कैंडिडेट तो डिमांड करने वाले तो बहुत हैं, कम से कम 8-10 या दर्जन भर हैं जो पार्टी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। वो एक ही टिकट है, किसी एक को मिलेगी, बाकियों को या तो उनके साथ में लगना पड़ेगा या अपना दमखम दिखा के खड़े होना पड़ेगा। आपका क्या स्टैंड रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह से पार्टी सर्वे करवा रही है और हाईकमान हमारे संदेश दे रहे हैं कि जो सर्वे में टॉप आएगा हम उसी को टिकट देंगे। और ये भी है कि जनता जनार्दन होती है, तो दोनों का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। और आज का अगर टाइम देखें, हम पीलीभीत क्षेत्र का देखें तो जनता सुपर डुपर सपोर्ट द्रौपदी मेघवाल की कर रही है। आप कहीं से भी जाके सर्वे करवा लो, कहीं से भी जाके, कोई भी गांव से, चाहे वो खेत में काम करता हो चाहे घर में वो महिला रोटी बनाती हो, क्योंकि मेरा तो जो वोट बैंक है वो घरों में बैठी औरतों का है। वहाँ जाके आप सर्वे कराओगे तो मैं टॉप आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर्वे के अंदर लोगों की भावना है कि जिस तरह से मेरे 5 साल पिछला कार्यकाल निकला वो अच्छा निकला था और मैंने खूब काम करवाए गांव में, सुख दुख में भी काम आई उनके। हर महीने में मतलब 5-6 चक्कर मेरे एक गांव के अंदर लग ही जाता था और लगभग मैं गांव में रहती थी। तो इसी बार भी वही लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं कि अब जो 5 साल निकले बीच के, उसमें ना तो हमारा स्थानीय विधायक है उसने काम करवाए, गांव में गए, और ना कांग्रेस सरकार ने कोई जो वादे किए वो निभाए। तो लोग भांप चुके हैं कि हमारे लायक कौन है। अब उस लायके पे आते हैं तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं या उनका कार्यकाल देख चुके हैं, उनमें से तुलना करते हैं। तो उनमें मेरा कार्यकाल अच्छा है, तो मतलब हमने तैयारी पूरी कर रखी है चुनाव लड़ने की। और जनता का फैसला है, हाईकमान का फैसला है, वो जैसा निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। तो मैडम अब जैसे अब आपको आपके पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के समस्त ग्रामीण देख रहे हैं और आपके वोटर सपोर्टर भी देख रहे हैं, जनता देख रही है, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, चुनावी समय है, युवा भाइयों को भी कहना चाहूँगी, जो युवा लड़के लड़कियों का पहली बार वोट पोल हुआ है तो वो अपना वोट मतदान ज़रूर भुगतें, ज़रूर भुगताएं और औरों को भी मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, जिससे कि एक नई जनरेशन कलेक्ट हो कि हम युवा है जो ये निर्णय ले सकते हैं। देश की दिशा और दशा बदलने वाला युवा ही होता है और उसका पहला वोट जिस दिशा में जाता है, जिस सरकार को वो बनाना चाहता है उस दिशा में जाता है, तो उसके लिए वो एक जीवन भर के लिए उसके दिलो दिमाग में रहता है कि हाँ मेरा जो वोट है वो एक सही जगह गया है। ठीक है जी, तो ये हैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती द्रौपदी मेघवाल, जो कि एक बार एमएलए भी रह चुकी हैं। अपने एमएलए रहने के दौरान अनेक इन्होंने काम करवाए हैं और अनेक विकास कार्य भी करवाए हैं, जनता के बीच में रही हैं। और बात करें कि पीछे एक टाइम का गैप आ गया, आज फिर इस मैदान में आज बीजेपी से टिकट मांग रही हैं और टिकट मिलती है या नहीं मिलती है वो तो बाद की बात है। एक कैंडिडेट को टिकट देनी है पार्टी ने और बाकियों को अगर टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनका कहना है कि ये चुनाव अवश्य लड़ेंगी, ये श्योर है। और इन्होंने वोट करने की भी समस्त ग्रामीणों को, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सबको वोट करने की अपील कर रही हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के साथ में मिलजुल कर उनसे वोट की अपील कर रही हैं।
और मुख्य बात ये है कि इनका कहना है कि महिलाओं के साथ में इनका अटैचमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि खुद भी महिला हैं। और विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य अनेक करवाने की योजना रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये आने वाले विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद में अगर ये एमएलए बन जाती हैं तो हम उम्मीद लगाते हैं विशेष रूप से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।